जैसे कि देखिए धनुर्विद्या, जिसे तीरंदाजी भी कहा जाता है, या फिर मलखाम के बारे में मैंने आपको बताया है, उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, रोप मलखाम, पोल मलखाम आदि आदि। इसके अलावा मल्लयुद्ध, कुश्ती, या फिर भाला फेंक है, गोला फेंक है, कबड्डी है, खो खो है, गिल्ली डंडा है, चौपद है, रस्सी कूद है, सांप सीढ़ी है। और दोस्तों केवल प्राचीन भारतीय खेल ही नहीं, कई सारी प्राचीन भारतीय युद्ध कलाओं पर भी इन्हीं ब्रिटिशों ने भारत में आने के बाद बैन लगाया, जैसे कि मल्ल युद्ध, धनुर्विद्या, गोला फेंक, भाला फेंक, तलवारबाजी है, या कलरीपयट्टू है, वज्रमुष्टि है, सिलंबम जिसे स्टिक मार्शल आर्ट कहा जाता है, उसके भी कई सारे अलग अलग प्रकार है, या महाराष्ट्र के मर्दानी खेल जिसमें कट्यार, लाठी काठी, दांडपट्टा, तलवार, भाला, इन शस्त्रों का उपयोग करके युद्धाभ्यास किया जाता है, या फिर गटका, सिख भाइयों की एक प्राचीन युद्ध कला। इन सारे युद्ध कलाओं के अभ्यास पर, या जो कट्यार, दांडपट्टा, लाठी काठी, भाला आदि, तलवार, इनके उपयोग पर ब्रिटिशों ने ही भारत में आने के बाद बैन लगाया। ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों कल दोपहर को मैंने नेटफ्लिक्स पर देखी थी स्केटर गर्ल, जिसे कल ही यानी 11 जून 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। ये एक इंडियन अमेरिकन टीनेज ड्रामा है, या इसे हम एक कमिंग ऑफ एज स्पोर्ट्स ड्रामा भी कह सकते हैं। कोरिटन एंड डायरेक्टेड बाय मंजरी माखीजानी। अब देखिए ये एक वाइट सेवियर्स पर आधारित फिल्म है, और बहुत दिनों से मैं इस विषय पर चर्चा करना चाह रहा था, वाइट सेवियर मूवीज़ के बारे में। और आज इस फिल्म के निमित्त से हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वाइट सेवियर मूवीज़ के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को आप आखिर तक पूरा जरूर देखिए। अब देखिए जितने भी पश्चिमी देश है वे उनमें हमेशा से एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहा है कि भाई हम सबसे श्रेष्ठ है, हमसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। और इसी कारण से ज़्यादातर पश्चिमी देशों ने दूसरे देशों को गुलाम बनाया, वहाँ से लूटी हुई संपत्ति पर इन पश्चिमी देशों ने खुद को खड़ा किया है। उन गुलाम देशों को सिविलाइज करने के नाम पर इन्होंने कन्वर्ट किया। वहाँ की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है, इतिहास है, वहाँ की जो मूल भाषा है, उन्हें नष्ट करके, तोड़ मरोड़ कर इन पश्चिमी देशों ने खुद को उन गुलाम देशों के सामने एक सेवियर के रूप में प्रस्तुत किया कि भाई तुम तो अनसिविलाइज थे, हमने तुम्हें आकर सिविलाइज किया। और इसी कारण से पिछले करीब 2000 वर्षों में विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वे नष्ट हो गई। भारत में भी उन्होंने यही करने का प्रयास किया, पर हमारे अनगिनत वीर, वीरांगनाएं, रणरागिनियां, संत, महात्मा, महापुरुषों के कारण वे कभी भी भारत को पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाए, चाहे ब्रिटिश हो या पोर्तुगीज हो। पर आर्थिक रूप से उन्होंने पूरी तरीके से भारत को निचोड़ दिया। जो भारत एक समय पूरे विश्व में सर्वाधिक संपन्न था, पूरे विश्व की जीडीपी में जिसका योगदान सबसे अधिक था, उसे ब्रिटिशों ने भुखमरी की कगार पर लाकर छोड़ दिया था। 1943-44 में बंगाल में जो एक अकाल की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बारे में कौन नहीं जानता। विंस्टन चर्चिल ने 30 से 40 लाख भारतीयों को तड़पा तड़पा कर मारा था। उसके अगले 1-2 वर्षों में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन खुद ही अंदर से कमजोर हो गया था। इधर भारत में आजाद हिंद सेना के कारण भारतीयों के अंदर असंतोष की भावना बढ़ती ही जा रही थी, और ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिशों के लिए भारत को कंट्रोल करके रख पाना असंभव हो गया था। तो फिर ब्रिटिशों के लिए जो एक ही मार्ग उनके पास में था, उन्होंने भारत में जो एक फेक नैरेटिव, झूठा इतिहास वो हमें पढ़ाते आए थे, उसे आगे भी पढ़ाया जा सके, ऐसी व्यवस्था करके ब्रिटिश भारत से भाग गए। लगभग ज़्यादातर पश्चिमी देशों का इतिहास इसी प्रकार का रहा है। पर भारत से भागने से पहले भी और बाद में भी आज तक ब्रिटिश पूरी दुनिया को यही बताते आए हैं कि भाई ये तो अनसिविलाइज लोग थे, साफ सपेरों वाला ये देश था, इन्हें तो कुछ आता जाता था नहीं, हमने उन्हें जीना सिखाया, हमने उन्हें सिविलाइज्ड किया। इसी प्रकार का नैरेटिव, यानी हम एक वाइट सेवियर है, इसी प्रकार का नैरेटिव ये पश्चिमी देश पूरे विश्व के सामने हमेशा से रखते आए हैं, कला और साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से, आर्ट एंड लिटरेचर के माध्यम से। आप गूगल पर जाइए, थोड़ा सा वाइट सेवियर मूवीज के बारे में सर्च करिए, ढेर सारी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी वाइट सेवियर मूवीज की। तो ऐसी जो फिल्में होती है, इनमें क्या होता है, ऐसे जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती है, जो गरीब देश होते हैं, अविकसित देश होते हैं, उन्हें बिल्कुल पेट्रियार्कल, कंजर्वेटिव, रिग्रेसिव, एक दकियानुसी सोच वाला, घिनौनी सोच वाला, जहाँ पर लोग बस एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, महिलाओं पर अत्याचार होते जा रहे हैं, बच्चियों को पटक पटक कर मारा जा रहा है। इस प्रकार से एक बहुत ही दरिंदों की तरह उन देशों को, वहाँ की सभ्यता को, वहाँ की संस्कृति को दिखाया जाता है इन फिल्मों में। और फिर वहाँ पर आता है कोई वाइट सेवियर, और वो फिर उन लोगों को दया, क्षमा, मानवता, इन जैसे बातें सिखाता है, उन्हें उस घिनौनी सोच से लिबरेट करता है और जीने की सही राह वो उन लोगों को दिखाता है। तो इसी प्रकार का नैरेटिव ज़्यादातर वाइट सेवियर मूवीज़ में होता है। तो हमारी ये जो फिल्म है स्केटर गर्ल, ये भी इससे कोई अलग नहीं है, ये भी बिल्कुल इसी प्रकार की फिल्म है। यहाँ पर भी जेसिका नाम का एक वाइट सेवियर दिखाया गया है। हालांकि इस फिल्म में भारतीयों को ज़्यादा ऑकवर्ड या विचित्र ना लगे,
ज़्यादा बुरा ना लगे, इस कारण से ये जो वाइट सेवियर है जेसिका, उसे पूरी तरीके से विदेशी नहीं दिखाया, आधा भारतीय दिखाया है। उसके जो पिता है वे जब छोटे थे, जेसिका के जो पिता है वे जब छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जेसिका के पिता की मृत्यु हो गई थी एक फैक्ट्री में जलकर। तो जेसिका के जो दादाजी है उन्होंने जेसिका के पिता को गोद लिया था, यानी कितने उदार हृदय हैं वे, ये दिखाया गया है। और फिर गोद लेकर वे लंदन लेकर गए उनको, और फिर जेसिका लंदन में ही पली बड़ी है। और फिर कई वर्षों के बाद में जब वो 34 वर्ष की अब हो गई है, उसे 8 दिन की कुछ छुट्टी वगैरह मिली और वो अपने पिता के छोटे से गांव खेमपुर को देखने के लिए भारत में आई हुई है। और यहाँ पर आने के बाद में ऑब्वियसली कैसे दिखाया जाएगा भारत के गाँव को, जैसा कि ज़्यादातर भारतीय फिल्मों में, खासतौर पर बॉलीवुड की फिल्मों में भारतीय गाँव को जैसे स्टेरियोटाइप किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस गाँव को दिखाया है। मतलब वही एक पेट्रियार्कल पुरुष प्रधान समाज जहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं, या उन लोगों के अंदर कोई हृदय नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कोई मानवता है ही नहीं, दया क्षमा कुछ है ही नहीं, लोग बस एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मतलब राक्षसों से भी घिनौने तरीके से, दरिंदों की तरह ज़्यादातर हमेशा भारत के गाँव के लोगों को स्टेरियोटाइप किया जाता है इन सो कॉल्ड फिल्म मेकर्स के द्वारा। एयर कंडीशन रूम में बैठकर ये लोग इसी प्रकार से भारत के गाँव को पोर्ट्रे करते हैं अपनी फिल्मों के माध्यम से। और ऐसा करने के बाद ही तो उन्हें बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में फिल्मों को रिलीज़ करने को मिलता है, तुरंत नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है। तो ये आवश्यक होता है उनके लिए भारत के गाँव को इस प्रकार से स्टेरियोटाइप करना। तो यहाँ पर खेमपुर को भी बिल्कुल इसी प्रकार से उन्होंने दिखाया है। एक प्रेरणा नाम के पात्र पर खास तौर पर उन्होंने फोकस किया है। एक बहुत ही गरीब परिवार से उसे दिखाया है और उसके परिवार को भी इसी प्रकार से बहुत ही रिग्रेसिव, कंजर्वेटिव, दकियानुसी, पिछड़ी हुई सोच वाला, उसके पिता को पेट्रियार्कल सोच वाला, मारता वगैरह है, अपनी बेटी को दबा कर रखता है, अपनी पत्नी बेटी वगैरह को, उसके सामने आवाज़ उठाकर बात करने की भी किसी में कोई हिम्मत वगैरह नहीं है। इस प्रकार से उनके घर को यहाँ पर दिखाया गया है। और फिर इसके बाद क्या होगा वो गेस करना कोई कठिन नहीं है, फिल्म का नाम ही है स्केटर गर्ल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो जेसिका है उसका एक बॉयफ्रेंड भी दिखाया है, एरिक शायद उसका नाम था, उसे पूर्ण विदेशी दिखाया है। तो ये जो दो वाइट सेवियर्स है उन्हें बहुत दया आती है, क्योंकि भाई दया, क्षमा, मानवता, इन जैसे सद्गुण उनके अंदर भरे हुए होते हैं। भारतीयों के अंदर तो ये सारी बातें होती ही नहीं, वो तो राक्षस होते हैं, दरिंदे होते हैं, घिनौनी सोच वाले होते हैं भारतीय। खासतौर पर विलेज में, गाँव में रहने वाले लोगों में तो ये चीज़ें होती ही नहीं हैं। ये वाइट सेवियर्स आकर यहाँ पर हमें सिखाते हैं। तो जेसिका और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो यहाँ पर आकर उन बच्चों को दया आती है, उन्हें स्केटबोर्ड वगैरह वो ला करके देते हैं, खरीद कर लेकर के आते हैं, पार्सल वगैरह मंगवा कर। और इसके बाद क्या होगा फिर वही कि भाई बच्चे स्केटबोर्ड वगैरह खेलने लगते हैं। इसके पहले तो उन्हें कुछ खेल वगैरह पता ही नहीं था और इस कारण से गांव के जितने भी लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। पंचायत वगैरह बुलाई जाती है, वहाँ पर ये निर्णय लिया जाता है कि भाई स्केटबोर्ड नहीं खेला जाएगा। फिर चौराहे चौराहे पर, दुकानों के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि भाई स्केटबोर्ड खेलना मना है। ये घिनौनी, रिग्रेसिव, कंजर्वेटिव गाँव के जो लोग होते हैं उन्हें सहन नहीं होता ना। एक सीन में तो एक जो टीचर दिखाया है वो उन बच्चों को स्केटबोर्ड के साथ पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर के जाता है। मतलब फिल्म को देखते समय ऐसे लग रहा था जैसे कॉमन सेंस ने कहीं जाकर फांसी लगा ली हो। और इसके बाद फिर वही ये जो जेसिका है उसका जो बॉयफ्रेंड है उनके साथ में और भी कुछ ऐसे बेंगलोर से वाइट सेवियर्स को वो बुलाते हैं और ये सारे वाइट सेवियर्स मिलकर वहाँ पर एक स्केट बोर्ड का पार्क बनवाते हैं जो रियल में बनाया गया है। तो या वो स्केट बोर्ड का पार्क बनाने के बाद वहाँ पर एक चैम्पियनशिप रखी जाती है और फिर ये जो प्रेरणा है वो वहाँ पर अपने शादी वगैरह को छोड़कर भाग जाती है, अपने घर को छोड़कर भागती है और उस चैंपियनशिप को जीतती है। बहुत ही प्रिडिक्टेबल, मतलब शुरुआत से ही आप ये चीज़ बिल्कुल आसानी से गेस कर सकते हैं। यानी फिल्म में इस प्रकार से दिखाया गया है कि जैसे भारतीयों को खेलकूद के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है और केवल अगर आप स्केटबोर्ड खेलते हैं तभी आपका स्पिरिट जगेगा, तभी आपको खुलकर जीने की प्रेरणा वगैरह मिलेगी। इस प्रकार से फिल्में बताया गया, जो कि मतलब इससे हास्यास्पद बात मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं सुनी। और देखिए, मैं बहुत ही छोटे से गांव से आता हूं जो तालुका भी नहीं है, उसी गांव में पला बड़ा, वहीं पर शिक्षा मैंने ली है। और हमारे स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो भाई हमारे स्कूल की कई सारी युवक युवतियाँ मलखाम हो, रोप मलखाम हो, भाला फेंक हो, गोला फेंक हो, इन जैसे अलग अलग खेलों में नेशनल लेवल तक गए हुए हैं। और आज भी देश के अलग अलग छोटे छोटे गांव में, स्कूलों में कई सारे अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स सिखाए जाते हैं। तो ये वाइट सेवियर्स को हमें यहाँ आकर बताने की आवश्यकता नहीं कि भाई खेलकूद क्या होता है, स्पोर्ट्स क्या होते हैं। और सच्चाई ये है दोस्तों कि हमारे
जो जितने भी ज़्यादातर प्राचीन भारतीय खेल हैं वो इन ब्रिटिशों के कारण ही नष्ट हो गए हैं, वो नष्ट होते जा रहे हैं। उनके बारे में आज की नई युवा पीढ़ी को पता ही नहीं है। जैसे कि देखिए धनुर्विद्या, जिसे तीरंदाजी भी कहा जाता है, या फिर मलखाम के बारे में मैंने आपको बताया है, उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, रोप मलखाम, पोल मलखाम आदि आदि। इसके अलावा मल्ल युद्ध, कुश्ती, या फिर भाला फेंक है, गोला फेंक है, कबड्डी है, खो खो है, गिल्ली डंडा है, चौपद है, रस्सी कूद है, सांप सीढ़ी है, ऐसे कई सारे अलग अलग प्रकार के जो प्राचीन भारतीय खेल हैं वे लुप्त होते जा रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ब्रिटिश ही है। और दोस्तों केवल प्राचीन भारतीय खेल ही नहीं, कई सारी प्राचीन भारतीय युद्ध कलाओं पर भी इन्हीं ब्रिटिशों ने भारत में आने के बाद बैन लगाया। इनमें से कुछ युद्ध कला के प्रकार तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ खेल के प्रकार बताते समय, जैसे कि मल्ल युद्ध, धनुर्विद्या, गोला फेंक, भाला फेंक, ये भी युद्ध कला के ही प्रकार है। इसके अलावा तलवारबाजी है, या कलरीपयट्टू है, वज्रमुष्टि है, सिलंबम जिसे स्टिक मार्शल आर्ट कहा जाता है, उसके भी कई सारे अलग अलग प्रकार है, या महाराष्ट्र के मर्दानी खेल जिसमें कट्यार, लाठी काठी, दांडपट्टा, तलवार, भाला, इन शस्त्रों का उपयोग करके युद्धाभ्यास किया जाता है, या फिर गटका, सिख भाइयों की एक प्राचीन युद्ध कला। इन सारे युद्ध कलाओं के अभ्यास पर, या जो कट्यार, दांडपट्टा, लाठी काठी, भाला आदि, तलवार, इनके उपयोग पर ब्रिटिशों ने ही भारत में आने के बाद बैन लगाया था। वो इतने डर गए थे यहाँ के लोगों का ये युद्धाभ्यास देखकर कि हम इसका सामना नहीं कर सकते। और इस कारण से ब्रिटिशों ने हमारे जितनी भी प्राचीन खेल हैं, प्राचीन भारतीय युद्ध कलाएं हैं, उनके नष्ट होने के पीछे, उनके लुप्त होने के पीछे ब्रिटिशों का ही सबसे बड़ा हाथ रहा है। हमारे 7 लाख गुरुकुल जिनमें ये सारी प्राचीन भारतीय खेल और युद्ध कलाएं सिखाई जाती थी, उन्हें इन ब्रिटिशों ने ही यहाँ आने के बाद बंद करवाया। उनकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था उन्होंने शुरू की, और हमारे दिमाग में ये डाला गया कि अगर आप उनके खेल खेलते हैं जिनको अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने प्रमोट किया, उन खेलों को अगर आप खेलते हैं तभी आप कूल है, या प्रोग्रेसिव है, मॉडर्न है। और अगर आप अपने संस्कृति से जुड़े हुए खेल खेलते हैं तो आप अनसिविलाइज्ड हैं, साफ सपेरों वाले देश के हैं। और दोस्तों सबसे आश्चर्य की बात देखिए ना, ये ब्रिटिश पूरी दुनिया को बताते कि भाई हम साफ सपेरों वाले देश है, अनसिविलाइज्ड है, या तो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इन्हें तो स्पोर्ट्स वगैरह तक के बारे में कुछ पता नहीं है। पर सच्चाई ये है कि जब ये ब्रिटिश भारत आए थे, केवल ब्रिटिश नहीं, चाहे पुर्तगीज हो, मुगल हो, जितने भी विदेशी आक्रांता भारत आए थे, तब हमारे ही देश की कई सारी रणरागिनियों ने, वीरांगनाओं ने इन विदेशी आक्रांताओं के दांत खट्टे किए थे युद्ध भूमि में। चाहे रानी दुर्गावती जी हो, रानी चेन्नम्मा जी हो, रानी अबक्का जी हो, रानी वेलु नचियार जी हो, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई जी हो, और इनके साथ में लाखों लाखों रणरागिनियों ने युद्ध भूमि में इन विदेशी आक्रांताओं के दांत खट्टे किए थे। और दोस्तों ये कोई केवल पिछले कुछ सैकड़ों वर्षों की बात नहीं है। आप हमारे सनातन संस्कृति का हजारों वर्ष पूर्व का इतिहास देख लीजिए। रामायण, जिसका कालखंड कुछ वैज्ञानिक 7,500 वर्ष पूर्व का बताते हैं और कुछ इतिहासकार और वैज्ञानिक 12,500 वर्ष पूर्व का बताते हैं, उस रामायण में राजा दशरथ जी के साथ में रानी कैकेयी युद्ध लड़ने के लिए गई थी, इसका उल्लेख आता है, इसका वर्णन आता है। और केवल यही नहीं, हमारे संस्कृति में, इतिहास में कई सारी ऋषिकाओं के, विदुषियों का वर्णन आता है जिन्होंने उपनिषदों के मंत्र आदि लिखे हैं, जैसे कि लोपामुद्रा, वैवस्वती, गार्गी, इन जैसे कई सारी ऋषिकाओं के वर्णन, उल्लेख हमारी संस्कृति में आता है। तो भारत की स्त्रियां हमेशा से ही सशक्त रही है। ये जो ब्रिटिश पेट्रियार्कल सोसाइटी का नैरेटिव उन्होंने भारत में यहाँ पर आकर आगे बढ़ाया, जिसे वामपंथी आज भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसी पेट्रियार्कल सोसाइटी तो यूरोपियन कंट्रीज में ही, पश्चिमी देशों में ही ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। आज से 80-90 वर्ष पहले तक वहाँ पर महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं थे। वोटिंग के राइट्स के लिए तक महिलाओं को रस्तों पर उतरना पड़ा था। और थोड़ा सा और अगर हम पीछे जाए 300-350 वर्ष पूर्व तक, तो तब तक तो इन पश्चिमी देशों में विच हंटिंग के नाम पर लाखों लाखों महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था। इसका पूरा इतिहास है। तो ये जो फेक नैरेटिव है ना व्हाइट सेवियर का, या फिर हम तो साफ सपेरों वाला देश थे, ब्रिटिशों ने हमें यहाँ पर आकर सिविलाइज किया, जीना सिखाया, इस मानसिकता से आज हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। सच्चाई तो यह है कि ब्रिटिशों ने ही हमें सबसे ज़्यादा लूटा, हमें आर्थिक रूप से निचोड़ा, हमें गरीबी और भुखमरी की कगार पर इन्हीं ब्रिटिशों ने, इन्हीं विदेशी आक्रांताओं ने लाकर छोड़ा। तो इसलिए हमें हमारे गौरवशाली इतिहास को जानने की आवश्यकता है। और अगर हम भारत की समस्या को बताते भी हैं, तो उस समस्या के पीछे सच्चा असल में कौन है, किनके कारण ये समस्या आज भारत में इतनी अधिक है, ये हमें बताने की आवश्यकता है। उन समस्याओं के लिए भारत की संस्कृति को दोष देना मतलब ये तो ऐसे हो गया कि जिन्होंने, मान लीजिए किसी ने हमारी टांग तोड़ दी और ऊपर से हम ये कहें कि भाई जिसने टांग तोड़ी वो तो बहुत अच्छा है, हमारे ही शरीर की गलती है, हमारी ही शरीर की गलती के कारण टांग टूट गई, जिसने टांग तोड़ी उसकी तो कोई गलती है ही नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई। हाँ, भारत की समस्याओं को दिखाना ये कोई गलत नहीं है, पर वो समस्याएं किनके कारण है
ये सही में बताओ ना। दोस्तों वीडियो की आखिर में मैं इन सो कॉल्ड वाइट सीवर से यही कहना चाहता हूँ कि भाई भारत को सेव करना छोड़ दीजिए, आप अपनी सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज को सेव कर लीजिए, यही बहुत हो जाएगा, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आज हमें इन कथित रूप से डेवलप कंट्रीज की सच्चाई जानने की आवश्यकता है। हमें हॉलीवुड की फिल्मों के माध्यम से या इन पश्चिमी देशों की फिल्मों या सीरीज के माध्यम से जैसे उन देशों को हमारे सामने दिखाया जाता है, वैसे वो देश बिल्कुल भी नहीं है। उस तामझाम के, बाहरी तामझाम के आप शिकार मत बनिए। आज ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज अंदर से टूटने की कगार पर है। अशांति, अराजकता वहां पर चरम पर है। सामाजिक भेदभाव वहां पर बढ़ते जा रहा है। अमीर और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। गरीबों में असंतोष बढ़ते जा रहा है। आपने पिछले वर्ष देखा ना, कथित रूप से जो ब्लैक लाइव्स मैटर का कैंपेन चला था, उस समय क्या हुआ, किस प्रकार की आगजनी हुई, कैसे अरबों खरबों की संपत्ति को लुटा गया। दुकानें हो, शॉपिंग मॉल्स आदि हो, उन्हें तोड़ तोड़ कर वहां से वस्तुएं लेकर लोग भागे। ये वहाँ की सच्चाई है। गरीबों में असंतोष बढ़ते जा रहा है। पर भारत की अगर हम बात करें तो भारत में छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, छोटे से छोटे किसी गरीब से गरीब किसान के घर चले जाइए, किसी गरीब से गरीब व्यक्ति के घर चले जाइए, उसके अंदर भी आपको एक आत्मसंतोष देखने को मिलेगा। उसके चेहरे पर एक स्माइल आपको देखने को मिलेगी। वो बहुत ही सम्मान के साथ में आपका स्वागत करेगा। जैसे इस स्केटर गर्ल में दिखाया वैसे नहीं, यहाँ पर तो दिखाया कि वो जेसिका जाती है और एक एड्रेस पूछती है जिस ट्रैक्टर से वो जा रही होती है, तो वो वृद्ध व्यक्ति ऐसे ऐसे करता है ऐसे नहीं। आज खुद आप जाकर देख लीजिए भारत के गांव में। इन फिल्मों से भारत के गांव को बिल्कुल भी आप जज मत करिए। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में गरीब से गरीब व्यक्ति में भी एक आत्मसंतोष आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी है जो बाहरी सुख को, बाहरी संपत्ति को, साधन संपत्ति को महत्व नहीं देती है। आत्मसंतोष को, अंदर के सुख को हमारी संस्कृति में महत्व दिया जाता है। पर डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं है। वहाँ पर यह असंतोष की भावना गरीबों में बढ़ती जा रही है। केवल यही नहीं, इन कथित रूप से डेवलप्ड कंट्रीज में जो छोटे मोटे काम होते हैं, सफाई आदि, उन्हें करने के लिए इमिग्रेंट्स को इन देशों में बाहर से लाया जाता है। इन फॉरेन लेबर्स को वहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जाता है। कोई इंश्योरेंस नहीं, पेंशन नहीं, ढंग की सैलरी नहीं, बस फोर्सफुली उनसे ये सारे काम करवाए जाते हैं। इसके अलावा कई सारे यूरोपियन कंट्रीज आज सेक्स टूरिज्म का डेस्टिनेशन बने हुए हैं। एक एक देश में हज़ारों हज़ारों रेड लाइट एरिया, ब्रोथल्स, नाइट क्लब आदि है, जिनमें कॉलेज में पढ़ने वाली यूथ या स्टूडेंट्स, सिंगल मॉम्स, उन पर बोली लगाई जाती है वेबसाइट्स पर, कौन कितने ज़्यादा पैसे उन्हें देता है। ये वहाँ की सच्चाई है। और ये जो प्रेस्टिट्यूशन है, नाइट क्लब्स आदि है, उसे वहाँ पर लीगलाइज किया हुआ है। इससे आने वाला जो टैक्स है वो इन यूरोपियन, ज़्यादातर पश्चिमी देशों के इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रोस्टिट्यूशन से आने वाला टैक्स। और ये सब कुछ करने के बाद भी शायद नाइट क्लब, ब्रोथल्स, रेड लाइट एरिया, वैश्य व्यवसाय, ये सब कुछ वहाँ पर करने के बाद भी शायद उन लोगों का मन नहीं भरता। इसलिए ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज के लोग सेक्स टूरिज्म के लिए लेस डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं, गरीब देशों में जाते हैं। और इस सेक्स टूरिज्म में भी ज़्यादातर लोग चाइल्ड सेक्स टूरिज्म के लिए जाते हैं। थोड़ा सा आप चाइल्ड सेक्स टूरिज्म के बारे में गूगल पर सर्च करिए और आंकड़े देखिए। यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन जैसी जो कथित रूप से डेवलप्ड कंट्रीज है ना, इन देशों के ही ज़्यादातर लोग गरीब देशों में सेक्स टूरिज्म के लिए, चाइल्ड सेक्स टूरिज्म के लिए जाते हैं। जब व्यक्ति बस बाहर के भोगों को महत्व देता है ना, शारीरिक सुख को महत्व देता है, भोग वासना को महत्व देता है, ये कहते हैं कि भाई मन की इच्छाओं को नियंत्रित मत करो, मन की इच्छाओं को दबाओ मत, जो मन में आए खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है। बस ऐसी लाइफस्टाइल को जब महत्व दिया जाता है तो भाई मन की वासनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। जब आप भोग वासना के शिकार हो जाते हैं तो मन आपको कहाँ लेकर के जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है। जब फैमिली वैल्यूज़, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, इनको कोई महत्व ही नहीं दिया जाता तो ऐसे समाज का यही हाल होता है। इसी कारण से आपने देखा होगा जो फैमिलीज़ है वहाँ पर टूटी हुई फैमिलीज़ आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। शादी कर ली, तुरंत कुछ ही दिनों के अंदर डिवोर्स ले लिया। जो बच्चे होते हैं ऐसे फिर उन्हें फॉस्टर होम में या अनाथ आश्रम में या फिर कहीं पर कॉन्वेंट वगैरह में उन्हें छोड़ दिया जाता है, या किसी एक पेरेंट के साथ में उन्हें रहना पड़ता है। इस कारण से उन बच्चों के मन पर भी एक बहुत गहरा आघात उन्हें लगता है। ऐसी घटनाओं के कारण कई सारे बच्चे ड्रग्स आदि के वे शिकार हो जाते हैं। ज़्यादातर आज इन पश्चिमी देशों के में युवा रिहैब सेंटर में ही अपना कई सारा युवावस्था का समय वो बिता देते हैं। कुछ बच्चे इन सब से, ड्रग्स, रिहैब सेंटर वगैरह से बच भी जाते हैं तो भाई वो खुद को वोक, लिबरलिज्म वगैरह के प्रोपेगेंडा के वो शिकार हो जाते हैं। और कुछ ढंग के लोग अगर ठीक ठाक कुछ जीवन में कर भी लेते हैं तो वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, ढंग का न खा पाते हैं, ना ढंग का सो पाते हैं।
डिप्रेशन की पिल्स लेंगे, एंग्जाइटी की पिल्स लेंगे, सोने के लिए पिल्स लेंगे या मेलेटोनिन वगैरह सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन खा खा कर ये लोग जीते हैं और इतने मानसिक अशांति के शिकार हो जाते हैं कि भाई मैं इस काउंसलर के पास जाऊं या उस साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं या फिर उस मनोचिकित्सक के पास जाऊं। इस प्रकार से मानसिक अशांति के पूरी तरीके से वहाँ पर लोग शिकार हो चुके हैं। और इसलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर जो ऐसे देशों के जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से टॉप करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वे एशियन या अफ्रीकन कंट्रीज से ही होते हैं। भारतीय ज़्यादातर उनमें होते हैं क्योंकि जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ है उनमें आज भी फैमिली वैल्यूज़ को महत्व दिया जाता है, एक जुड़ा हुआ परिवार रहता है। ऐसा नहीं कि बच्चे 18 वर्ष के हो गए तो माता पिता ने उन्हें बाहर निकाल दिया, बच्चे अलग हो गए, सेपरेट रहने लग गए। सेपरेट रहने के बाद में फिर पार्टनर बनाने का भी प्रेशर होता है कि भाई अगर आप तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं तो तुम्हें बेवकूफ़ माना जाता है। वर्जिनिटी को अगर तुमने नहीं तोड़ा है तो तुम्हें तो बेवकूफ़ माना जाता है। जितना जल्दी तुम वर्जिनिटी को तोड़ते हैं उतना तुम्हें कूल माना जाता है। फिर ऐसे बच्चे कोई पार्टनर ढूंढ लेते हैं, 18 वर्ष के होने के बाद अलग से रहने लग जाते हैं, कोई रेंट पर कोई रूम वगैरह ले लेते हैं, फिर उसके रेंट के लिए कहीं पर पार्ट टाइम जॉब वगैरह करना पड़ता है, पार्टनर के खर्चों के लिए कोई जॉब वगैरह करना पड़ता है, पार्टी ड्रग्स इन सब में पैसा खर्च कर देते हैं। जीवन को कोई दिशा नहीं, अपने जीवन की असफलता के लिए फिर पेरेंट्स को दोष देंगे, समाज को दोष देंगे, गवर्नमेंट को दोष देंगे, सामाजिक व्यवस्था को दोष देंगे, फैमिली स्ट्रक्चर को दोष देंगे, दूसरों में कमियां खोजते रह जाएंगे। ये आज इन पश्चिमी देशों की सच्चाई है। और दोस्तों इन सब बातों के कारण मतलब 18 वर्ष का होने के बाद में बच्चे अलग रहने लग जाते हैं, पेरेंट्स अलग रहते हैं, फिर वृद्ध होने के बाद उन्हें ज़्यादातर कोई संभालने वाला होता नहीं। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें किसी रिटायरमेंट होम में, रिटायरमेंट हाउस में वगैरह उन्हें छोड़ देते हैं, किसी नर्सिंग हाउस वगैरह में छोड़ दिया जाता है। और कई बार तो बच्चे ध्यान भी नहीं देते। और ऐसे जो बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो किसी रिटायरमेंट हाउस को अफोर्ड कर सके। कई सारे बच्चे तो दूसरे देशों में नर्सिंग हाउस वगैरह सस्ते होते हैं, इसलिए अपने देशों के बुजुर्गों को, अपनी दादी वगैरह को दूसरे देशों के नर्सिंग हाउस वगैरह में, नर्सिंग होम में भेज देते हैं। ये इन यूरोपियन कंट्रीज़ की सच्चाई है दोस्तों। पश्चिमी देशों की सच्चाई कहने की अपेक्षा ये पश्चिमी सभ्यता के परिणाम है, या ज़्यादा स्पष्ट रूप से अगर मैं कहूँ तो लिबरलिज्म की ये परिणाम है। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लिबरलिज्म में ही भाई कोई मन बुद्धि पर नियंत्रण नहीं, मन की इच्छाओं को दबाओ मत, खुलकर जियो, जो मन में आए खाओ पियो मौज करो, इन्हीं बातों को तो लिबरल्स ज़्यादातर प्रमोट करते हैं ना। और इसी का ये आउटकम है। बस मन इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं, बाहरी भोग वासना को जब मनुष्य उसका गुलाम हो जाता है तो भाई वासनाओं का कोई भी अंत नहीं। वो ऐसे मनुष्य को, ऐसे समाज को कहाँ पर लेकर के जाएंगे उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसीलिए दोस्तों आने वाला समय भारत का होने वाला है, और भारत में भी आज कई सारे लोग इसी पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर के शिकार होते जा रहे हैं। आज उन्हें समझने की आवश्यकता है कि फैमिली वैल्यूज़ का, नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का क्या महत्व है। मन बुद्धि इंद्रियों पर संयम करने का, उन्हें नियंत्रित रखने का क्यों आवश्यकता है, उनका क्या महत्व है, ये आज हमारी युवा पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है। हमें हमारे रूट्स के साथ में जुड़े रहने की आवश्यकता है। तो मैं इन वाइट सेवियर से यही कहूँगा कि भाई आप अपने देशों को बचा लीजिए। और ये जो वाइट सेवियर्स मैंने आपको बताया ना, जो ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ के लोग दूसरे देशों में कैसे सेक्स टूरिज्म वगैरह के लिए जाते हैं, यही नहीं, ये सेवा के नाम पर भी जब दूसरे देशों में जाते हैं तो सेवा की आड़ में ये वहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। और फिर ऐसे लोगों को यही डेवलप कंट्रीज़ संत वगैरह होने का वो सर्टिफिकेट उन्हें दे दिया जाता है। तो भाई प्लीज़ आप अपने देशों में सेवा करिए, अपने देशों को कथित रूप से अपनी डेवलप कंट्रीज़ की सेवा आप करिए, उन्हें सेव कर लीजिए, यही बहुत हो जाएगा। भारत को छोड़ दीजिए, हम जैसे हैं बहुत बढ़िया है। बाकी स्केटर गर्ल कोई नया नहीं, जैसा जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो इसके पहले आप सैकड़ों नहीं शायद हज़ारों फिल्मों में आप देख चुके होंगे। हमेशा की जो एक टिपिकल सी बॉलीवुड की जो फिल्में होती है वैसी ही ये फिल्म भी है। मैं स्केटर गर्ल को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस, ड्रग्स, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज वगैरह सीरीज़ में नहीं है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।